Students, hope you are doing well. So previous lecture में we were talking about the variance and so variance में we were talking about the drawback of variance. So हमने डिस्कस करा था कि since variance में हम स्क्वायर करते हैं mean deviation का, so the final outcome आता है that is also जो final result होता है that is expressed in the square units. which is not easy to interpret, जो problems create करता है interpretation में. जैसे हमने डिस्कस करा एग्जांपल है मेटल टॉयज अटेम्प्टिंग टू इंटरप्रेट प्रोडक्शन कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर डॉलर्स. सो स्क्वायर डॉलर्स में अगर आपका आंसर आएगा दैट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट, इसलिए वी यूज स्टैंडर्ड डिविएशन. सो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या करता है, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस. सो जो आंसर फाइनल आएगा दैट वुड बी इन डॉलर्स. सो दैट इज द सेम यूनिट जिसमें आपका डेटा है. सो फिफ्थ टूल जो हम यूज करते हैं फॉर मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी इज स्टैंडर्ड डिविएशन. फॉर्मूला जैसे हमने पहले डिस्कस करा, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस. वेरिएंस हम निकालते हैं, उसका स्क्वायर रूट करेंगे, दैट वुड बी स्टैंडर्ड डिविएशन. So one feature of the standard deviation that distinguishes it from a variance is that the standard deviation is expressed in the same unit as the raw data. So that is one of the important feature, whereas the variance is expressed in those units squared. सो अप्लाइंग, हाउ टू अप्लाई स्टैंडर्ड डिविएशन, कैसे आप रीड करते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन को. सो जनरली टू वेज होते हैं अप्लाई करने के लिए स्टैंडर्ड डिविएशन के. पहला होता है एम्पेरिकल रूल, दूसरा होता है चेबिशेव थ्योरम. सो पहले हम डिस्कस करेंगे एम्पेरिकल रूल. तो स्टैंडर्ड डिविएशन रीड करने के लिए देयर आर टू वेज ऑफ अप्लाइंग द स्टैंडर्ड डिविएशन. फर्स्ट इज एम्पेरिकल रूल, सेकंड इज चेबिशेव थ्योरम. सो वी विल स्टार्ट विद एम्पेरिकल रूल. So empirical rule क्या है, is an important rule of thumb that is used to state the approximate percentage of values that lie within a given number of standard deviation from the mean. So mean से कितना standard deviation, कितना number of standard deviation, एक वैल्यू जो हम वैल्यू रेंज हम डिटरमाइन करते हैं, उस रेंज के अंदर कितना अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ वैल्यू लाई करती है, ये एम्पेरिकल रूल हमें बताता है. इफ द डेटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये assumption है एम्पेरिकल रूल की, जो डेटा होता है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब सिमेट्रिकल डेटा है. द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड, बेल शेप कर्व है वो, तो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा जब होता है. सो एम्पेरिकल रूल आपको बताएगा कि कितना परसेंटेज ऑफ डेटा उस रेंज के अंदर लाई करेगा. और उसकी जो फिगर्स हैं, तीन नंबर हम यूज करते हैं. सो ये दीज आर दी एम्पेरिकल रूल वैल्यूज. सो अगर मीन से वन स्टैंडर्ड डिविएशन दैट इज म्यू, ये आपका मीन प्लस माइनस वन स्टैंडर्ड डिविएशन, तो 68% वैल्यूज उस रेंज के अंदर लाई करेगी. कौन सी रेंज, मीन प्लस माइनस वन स्टैंडर्ड डिविएशन. अगर मीन प्लस माइनस टू स्टैंडर्ड डिविएशन है तो 95% वैल्यूज उस रेंज के अंदर लाई करेगी. एंड अगर मीन प्लस माइनस थ्री स्टैंडर्ड डिविएशन है, सो 99.7 ऑलमोस्ट 100% वैल्यूज रेंज के अंदर लाई करेंगी. कौन सी रेंज, मीन प्लस माइनस थ्री स्टैंडर्ड डिविएशन. तो इसका मतलब आपको दो वैल्यूज है गिवन होनी चाहिए, मीन आपको पता होना चाहिए और स्टैंडर्ड डिविएशन पता होना चाहिए. तो आपके पास ये दोनों वैल्यूज अगर हैं तो यू कैन डिटरमाइन द रेंज, कौन सी वो रेंज है. सो एग्जांपल हम देखते हैं. जैसे आप देख सकते हैं, इफ अ सेट ऑफ डेटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, assumptions मीट हो गई है और बेल शेप कर्व, अप्रोक्सीमेटली 60% 68% ऑफ द डेटा आर विद इन वन स्टैंडर्ड डिवीजन. यस करेक्ट है, वन स्टैंडर्ड डिवीजन आप देख सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली 68% वन स्टैंडर्ड डिवीजन फ्रॉम द मीन. So one standard deviation of the mean 95%, two standard deviation and almost 100 are within three standard deviation. So example हमारे पास है, suppose a recent report states that for California the average statewide price of a gallon of regular gasoline is $3.12. तो average इसका मतलब आपको mean given है. Suppose regular gasoline prices vary across the state with a standard deviation. Now the standard deviation is also given $0.08, mean is also given. So अगर आपके पास ये दोनों values हैं, now you can calculate the range. So suppose are normally distributed according to the empirical rule, approximately 60%, 68% of the prices should fall within, formula is mean plus minus one standard deviation. So 3.12 plus minus 1 into 0.08.
सो वो आपके पास रेंज आ जाएगी 3.04 से 3.20 तक। ऐसे ही आप 95% के लिए डिटरमाइन कर सकते हैं, जिसमें आप मीन प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डिविएशन करेंगे, एंड ऐसे ही आप 99.7 के लिए डिटरमाइन कर सकते हैं, जिसमें आप मीन प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड डिविएशन करेंगे। सो ये आपको एक न्यूमेरिकल है, यू हैव टू सॉल्व दिस. So a company produces a lightweight valve that is specified to weigh 1365 grams. Unfortunately, because of the imperfections in the manufacturing process, not all of the valves produce weigh approximately 1365. So average is given to you, that is 1365. In fact, the weights of the valves produced are normally distributed. So assumption is also there, with a mean weight of 1365 and a standard deviation of 294 grams. So mean is also given, standard deviation is also given. So you can use the empirical formula. Now what you have to calculate, वो देखिए, within what range of weight would approximately 95% of the valve weights fall. सो क्या वो रेंज रहेगी 95% जिसमें फॉल करे? अप्रोक्सीमेटली 16% ऑफ द वेट वुड बी मोर देन व्हाट वैल्यू? कौन सी वो वैल्यू रहेगी जिससे 16% वेट ज्यादा रहेंगे? सो अप्रोक्सीमेटली 16% ऑफ द वेट वुड बी मोर देन व्हाट वैल्यू? आपको वो वैल्यू डिटरमाइन करनी है। तो कैसे करेंगे? 68% आपको पता है किस रेंज में लाई करता है। अब 68% उसमें कर रहा है तो बाकी 32% उसके आउटसाइड करेगा। और आपको पता है सिंस इट इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो जो 32 है वो आपने चेक करना है कि 16 16 होता है दोनों साइड ग्राफ के। सो आपने डिटरमाइन करना है ग्राफ की किस साइड वाली वैल्यू हम लेंगे। सिमिलरली अप्रोक्सीमेटली 0.15 ऑफ द वेट वुड बी लेस देन व्हाट वैल्यू, ये आपने डिटरमाइन करना है। सो थोड़ा सा आपने ग्राफ को देख के आंसर देना है इसका, बट इट इज़ वेरी इजी और एम्पेरिकल रूल आपने यूज करना है। सो इसको आप सेंड कर सकते हैं ईमेल आईडी में, आपको आपका जो ग्रुप है उसमें बता दूंगा। देन यू कैन सेंड योर शीट, आपका सॉल्व जो न्यूमेरिकल होगा उसको आप सेंड कर सकते हैं उस ईमेल आईडी पे। सेकंड जो हमने बताया अप्लाई करते हैं जब हम स्टैंडर्ड डिविएशन को, तो पहला हमारा एम्पेरिकल रूल था, सेकंड इज चेबिशेव थ्योरम। सो ये जो थ्योरम है दैट इज द एम्पेरिकल रूल अप्लाइज ओनली व्हेन द डेटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, करेक्ट। व्हाट डू रिसर्चर्स यूज व्हेन द डेटा इज नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड? जब आपका डेटा जो है डाटा आपको पता नहीं है किस शेप का है और या वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। सो ये जो थ्योरम होती है इट अप्लाइज टू ऑल डिस्ट्रीब्यूशन रिगार्डलेस ऑफ द शेप एंड दस कैन बी यूज्ड व्हेनेवर द डेटा डिस्ट्रीब्यूशन शेप इज अननोन और इज नॉन नॉर्मल. So even the Chebyshev theorem can be in theory be applied to the data that are normally distributed. The empirical rule is more widely known and preferred whenever appropriate. तो empirical rule को generally ज़्यादा यूज करते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है that is 1 minus 1 by k square, as you can see. तो ये 1 minus 1 by k square जो होता है वो आपको बताता है कितनी परसेंटेज वैल्यू उस रेंज के अंदर लाई करती है, और रेंज का फॉर्मूला है that is mean plus minus k standard deviation. सो के एक नंबर होता है जो आपको डिसाइड करना होता है, बट जनरली ये 1 से ज़्यादा होता है। सो लेट सपोज अगर आप कर रहे हैं मीन प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डिविएशन, के को 2 अज्यूम करते हैं, तो आपके पास ऑब्वियसली ये दोनों वैल्यूज तो होनी चाहिए, मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन, एंड के को आप 2 करते हैं, तो देन with the help of this formula you can determine what percentage of value will lie within this range. So for example, Chebyshev theorem says that अगर आप k को 2 लेते हैं तो 1 minus 1 by k square would come out to be 0.75, that is 75%. So जब आपका प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डिवीजन होता है सो 75% होता है, और जब आपने एम्पेरिकल में देखा था इट वाज ऑलमोस्ट अराउंड 95%. सो ये डिफरेंस है. So it is at least 75% when the k is 2, that is plus minus 2 standard deviation. लेकिन जब प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डिवीजन एम्पेरिकल में चेक करा था दैट वाज 95%. So Chebyshev theorem says that at least 75% of the all values are within plus minus 2 standard deviation of the mean regardless of the shape of the distribution, because if k is equal to 2 then 1 minus 1 by k square comes out to be 0.75, that is 75%. So in contrast, the empirical rule states that if the data are normally distributed, 95% of the values are within mean plus minus 2 standard deviation.
सिमिलरली जब आप 3 लेते हैं प्लस माइनस तो एम्पेरिकल में 99.7 आया था, चेबीशेव में आपका आएगा 89%. सो दिस इज द डिफरेंस. नाउ द नेक्स्ट 6 जो टूल है दैट इज कॉल्ड जेड स्कोर. सो जेड स्कोर इसका नाम रहता है. तो जेड स्कोर का फॉर्मूला जो होता है दैट इज एक्स माइनस म्यू, दैट इज डेविएशन से ही आ रहा है सारा. उसको जब डेविएशन को आप डिवाइड करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन से तो आपका आ जाता है जेड स्कोर. So a z-score represents the number of standard deviation a value is above and below the mean of a set of numbers. So number of standard deviation a value is above or below. So ये फॉर्मूले से इसकी फॉर्मूला देख रहे हैं वहीं से उसकी डेफिनेशन डिराइव होती है. दैट इज नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डिविजन, कितना टाइम स्टैंडर्ड डिविजन के है value above or below the mean of a set of numbers when the data is normally distributed. So normally distributed is the assumptions. Using z-score allows translation of values raw data from the mean into units of standard deviation. So और आप deviation को और refine कर देते हैं when you divide it with the mean deviation को with the standard deviation. So if a z-score is negative, the raw value is below the mean. If z-score is positive, the raw value is above the mean. So for example, for a data set that is normally distributed with a mean आपको given है 50 and a standard deviation of 10. So suppose a statistician wants to determine the z-score for a value of 70. So तीन values यहाँ पर आपको given होंगी, x, mean and standard deviation. So 70 is x, so आप determine करेंगे z की value, so it comes out to be 2. एंड फिर हमारे पास z टेबल होता है जो हम डिस्कस करेंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जब हम डिस्कस करेंगे. सो हाउ टू रीड दिस z स्कोर, जो आपकी वैल्यूज आती हैं उनको कैसे रीड हम करते हैं. सो फॉर द टाइम बिंग z स्कोर इज द सिक्स्थ टूल व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द वेरिएबिलिटी. सो z स्कोर हम टेबल में चेक करते हैं जो भी इनकी वैल्यूज आती है, फिर हम डिटरमाइन करते हैं कितनी परसेंट वैल्यूज उस रेंज के अंदर लाई करती है. सो जैसे इसमें आया है z 2, तो 2 की वैल्यू हम चेक करेंगे, देन वी वुड सी कितनी परसेंटेज ऑफ वैल्यूज विल लाई विद इन दिस रेंज प्लस माइनस 2. नाउ the seventh last tool of measure of variability is coefficient of variation. So that is also one of the important tool. इस पे भी questions आते हैं आपके. So the coefficient of variation is a statistics, that is the ratio of standard deviation to the mean. So when you divide the standard deviation with the mean and express in percentage, then it is called coefficient of variation. And इसकी जरूरत क्यों पड़ती है हमें? Because we entirely we cannot rely on standard deviation. So for example अभी हम देखते हैं the coefficient of variation essentially is a relative comparison of a standard deviation to its mean. So जरूरी नहीं है अगर आपके पास standard deviation बहुत ज़्यादा आता है किसी डेटा में तो उसमें बहुत ज़्यादा variability होगी. So we also have to compare it with the mean. So when we compare it with the mean, that is when we divide the standard deviation with the mean, it becomes coefficient of variation. So the coefficient of variation can be useful in comparing standard deviation that have been computed from the data with different means. अब एग्जांपल है जैसे सपोज 5 वीक्स ऑफ एवरेज प्राइसेस ऑफ स्टॉक ए है आपके पास, उसके 5 वीक्स के एवरेज प्राइसेस हैं 57, 68, 64, 71, 62. To compute the coefficient of variation for these prices, first आप mean determine करेंगे and standard deviation. So mean आपने देखा 64.40 आता है, standard deviation 4.84. So the coefficient of variation आता है that comes out to be 7.5. So the standard deviation is 7.5% of the mean. हम ऐसे बोल सकते हैं yes 7.5 हमारा coefficient of variation आया तो हम बोल सकते हैं कि the standard deviation is 7.5% of the mean. Now हम क्या करेंगे? Sometimes the financial investor use the coefficient of variation or standard deviation or both as a measure of risk. Imagine a stock with a price that never changes. An investor bears no risk of losing money from the price going down because no variability occurs in the price. Suppose in contrast, the price of the stock fluctuates widely. An investor who buys a low price and sells for a high price can make a nice profit. However, if the price drops below what the investor buys it for, the stock owner is subject to a potential loss.
the greater the variability, more the potential loss. So obviously स्टॉक प्राइसेस में अगर जो भी इन्वेस्ट करता है और जितनी ज्यादा वेरिएबिलिटी होगी तो उतना ज्यादा प्रॉफिट के भी चांसेस है और उतना ज्यादा लॉस के भी चांसेस है. So hence investor use measure of variability such as standard deviation or coefficient of variation to determine the risk of the stock. What does the coefficient of variation tells us about the risk of the stock that the standard deviation does not? So दोनों मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी हम यूज करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या एक्स्ट्रा बताता है देन दी स्टैंडर्ड डेविएशन, वो हम चेक करते हैं. सो सपोज द एवरेज प्राइसेस फॉर द सेकंड स्टॉक. तो पहला स्टॉक तो आपने देख लिया, स्टॉक ए, जिसमें ऑलमोस्ट इक्वल एवरेज प्राइसेस हैं, ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं हुआ और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आया उसका 7.5, लेकिन इसका स्टैंडर्ड डिवीजन था 4.84, ये हमने देखा. अब स्टॉक बी हम लेते हैं. सो ओवर दी सेम 5 हफ्तों के लिए, 5 वीक्स के लिए जो उसका प्राइस है डेट इज 12, 17, 8, 15, 13, ये इसके प्राइस थे. मीन आपने कैलकुलेट करा, 13 आया. स्टैंडर्ड डिवीजन आपने देखा, फिर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपने देखा 23.3, और स्टैंडर्ड डिवीजन हम बोल सकते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ स्टॉक बी इज 23.3% ऑफ द मीन. सो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन स्टॉक बी में ज्यादा आ रहा है, चेक कर लिया, और जो स्टैंडर्ड डिवीजन था वो ए में ज्यादा था. सो स्टैंडर्ड डिवीजन की हेल्प से आप बोलेंगे कि ज्यादा वेरिएबिलिटी है स्टॉक ए में, लेकिन जब आप कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन देखते हैं तो मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी ज्यादा आती है बी में. सो विद द स्टैंडर्ड डिवीजन एज द मेजर ऑफ रिस्क, स्टॉक ए जो है वो ज्यादा रिस्की है. क्यों? क्योंकि स्टॉक ए का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो है 4.84. तो जब हम स्टैंडर्ड डिवीजन यूज करते हैं तो स्टॉक ए ज्यादा रिस्की है, लेकिन जब हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यूज करते हैं तो स्टॉक बी जो जाता है वो ज्यादा रिस्की हो जाता है. क्यों? क्योंकि स्टॉक बी का 23.3 है और स्टॉक ए का है 7.5. So when we use standard deviation, stock A is more risky. Stock A जो है that is more risky over the period of time because it has larger standard deviation. However, the average price of stock A is almost 5 times as that of the stock B. So आप देख रहे हैं एवरेज प्राइस जो स्टॉक ए का है वो आता है 64 रुपीज है, और जब स्टॉक बी का एवरेज प्राइस है वो है 13 रुपए. सो वो ऑलमोस्ट 5 गुना है. तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो 5 गुना ज्यादा हो जाती है जब आप स्टॉक ए में इन्वेस्ट करते हैं. सो यहाँ से ये हमें आइडिया लगता है कि स्टॉक ए में जब हम स्टैंडर्ड डिवीजन देखते हैं वो ज्यादा रिस्की है, और जो इन्वेस्टमेंट है वो भी बहुत ज्यादा है, 5 टाइम्स हो जाती है. सो रिलेटिव टू द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्टॉक ए, द स्टैंडर्ड डिवीजन of 4 may not represent as much risky as the standard deviation of 3.3 for stock B, which has an average price of 13 rupees. लेकिन जब हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन देखते हैं तो रिस्क ऑफ द स्टॉक इन टर्म्स ऑफ साइज ऑफ द स्टैंडर्ड डिवीजन रिलेटिव टू द साइज ऑफ द मीन, स्टॉक बी हैज अ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दैट इज नियरली 3 टाइम्स एज दैट ऑफ द स्टॉक ए. तो स्टॉक ए का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो आया था वो 7.5 आया था, और इसका ऑलमोस्ट 3 टाइम्स 23.3 आया है. सो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमें पता चलता है कि स्टॉक बी इज मोर रिस्की, एंड द इन्वेस्टर यूज मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी सच एज स्टैंडर्ड डिवीजन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन to determine the risk. So it depends on the investor. अब आपके ऊपर है आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं. So आप उस as per your risk taking ability you would use, आप coefficient of variation देख सकते हैं, and you would you can also use standard deviation. So what does the coefficient of variation tell us about the risk of the stock that the standard deviation does not? So the choice of whether to use a coefficient of variation or the raw standard deviation to compare multiple standard deviation is a matter of preference. So the coefficient of variation also provide an optional method of interpreting the value of standard deviation. So it all depends आप कितना आपका रिस्क है, कितना रिस्क टेकिंग आप है. So it all depends on the preference of the that is the investor. So but to measure the variability you can use standard deviation, and also you can enhance it with the help of coefficient of variation. So यहाँ से आपने देखा स्टैंडर्ड डिवीजन जब हम चेक कर रहे थे स्टॉक ए में ज्यादा वेरिएशन आई थी, और जब हमने कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन देखा तो स्टॉक बी में ज्यादा वेरिएशन है. सो ये हमने देखा जो आपके 7 टूल्स थे फॉर मेजरिंग द मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी. सो
कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, देन z स्कोर था, उससे पहले आपने देखा स्टैंडर्ड डिवीजन, देन यू हैड वेरिएंस, एंड वेरिएंस के पहले आपने देखा मीन एब्सोल्यूट डिविएशन, देन यू हैड इंटरक्वार्टाइल रेंज, एंड द फर्स्ट वन वाज रेंज. सो दीज वर द मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, डिफरेंट टूल्स. सो ये हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया एक बारी, मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी. सो 2 लेक्चर्स इसके हुए हैं. फर्स्ट में आपको अप टू वेरिएंस था, एंड देन फ्रॉम स्टैंडर्ड डिविएशन टू द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. So that is all under measure of variability. So thank you so much.